अकबर एस बाबर साहब के इस मुतालबे को आप क्या समझते हैं, किस हद तक जाना जाएगा और ये तमाम सियासी जमातों पे अप्लाई होगा? देखिए, अकबर एस बाबर साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया अबू जर ने कि वो स्टैंड कहाँ पे करते हैं, उनकी स्टैंडिंग है क्या। एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज द पीपल आर कंसर्न एंड एज फार एज द पीटीआई इज कंसर्न, अकबर एस बाबर साहब न्यूसेंस तो क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज सेंस क्रिएट नहीं कर सकते। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो एक तो बात ये क्लियर कर लेनी चाहिए। यस, हफीज खान कनाडा में होते हैं। हफीज खान वाज वन ऑफ द पायनियर्स, जो उन्होंने बिल्कुल बनाई थी पार्टी, पीटीआई बनाई थी। और बाकी लोगों का भी बता दिया जो अमेरिका में है, या कुछ लोग एक एक दो लोग फ्लोरिडा में हैं, अमेरिका में ही हैं। तो कनाडा अमेरिका में है, या खान साहब जो है वो अपना अडियाला में है। तो इन लोगों का तो एक और इशू है, इन लोगों के तो और प्रॉब्लम्स हैं। सो इनको मेरे ख्याल में जहां तक इनका ताल्लुक है अकबर एस बाबर साहब का, मैं उन पे जरा थोड़ा सा 1 मिनट और लगाना चाहूंगा। वैसे जरूरत तो नहीं है उन पे गुफ्तगू करने की, क्योंकि वो ऐसे ही एक मसला ही क्रिएट करने वाली गाली कि वो इन्हें द प्रॉब्लम में कि आटा गूंदे हिंदी क्यों हो, इन्हें द हाँ। प्रॉब्लम में अकबर एस बाबर साहब। हम्म। तो उन्होंने एवी डिस्कस अच्छा, लेकिन करके देखें, चीजों। एक फर्क है बाकी पार्टीज में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि किसी और पार्टी में हमने मुनहरिफ रहनुमा को ऐसे नहीं देखा कि पार्टी के हवाले से वो इतना मुतहरिक हो कि पहले फंडिंग का मामला लेके जाए और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। वो कहते हैं वो 1 दिसंबर को पहुंचे भी थे वहां पर, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर वो वीडियो साथ लेकर गए और उन्होंने अटैच किए सबूतों के साथ। बाकी पार्टीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे जब भी बात होती है, वहां किसी शख्सियत ने इतना अपोज नहीं किया, इतना टफ टाइम नहीं दिया पार्टी कयादत को जिस तरह अकबर एस बाबर साहब दे रहे हैं। अच्छा, ममनुआ फंडिंग में तो कहा जाता था वो किसी की पिच पे खेल रहे हैं, अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो किसकी पिच पे खेल रहे हैं राना साहब? पिच पे नहीं, चाबी दी है किसी ने। चाबी भी नहीं देती, चाबी भी अंडर स्टेटमेंट है बुजर साहब। तुसी और पिच जो है किसकी पे खेल रहे हैं, उनके पास पिच है ही नहीं है। वो तो हमेशा स्लिपरी पिच पे खेलते रहे हैं। लेकिन एक एक और आपने सवाल किया था, ऑब्जर्वर्स की बात की थी आपने। हम्म। ऑब्जर्वर्स जो है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑब्जर्वर्स जो है पाकिस्तान में पहली दफा, देखिए पहले तो आपने देखा तो ऑब्जर्वर्स आते थे इलेक्शंस में, आके देखते थे, ऑब्जर्व करते थे कि जनाब किस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, कहाँ पे उसमें फ्लॉज हैं, और उनको आइडेंटिफाई करते थे और उनको जनाब बताते भी थे, अपनी रिपोर्ट्स फाइल करते होते थे। लेकिन दिस टाइम थिंक टैंक्स भी आ रहे हैं, और थिंक टैंक्स का आना इस चीज की आई वुड से इंडिकेशन है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हो या जिन लोगों ने इलेक्शन करवाने हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब अब ये कॉन्फिडेंस क्यों है इतना, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ ऑब्जर्वर्स के साथ साथ आप थिंक टैंक्स को भी इनवाइट भेज चुके हैं, ठीक जैसे है। ये भी आपके लिए खबर है कि इनवाइट एक्सटेंड चुका है। ठीक है तो राना थिंक साहब। टैंक्स, हाँ, थिंक देखिए मेरी टैंक्स बात सुने, इंक्लूडिंग इलेक्शंस के हवाले से तो बादल छट रहे हैं, वो तो हमें समझ आ रही है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होने जा रहे हैं। बात बल्ले के निशान की है बैलेट पेपर पर, हमें उसके बारे में बताएं राना साहब, कंफर्म। देखिए, बल्ले का निशान जो है, मैंने पहले भी कई दफा कहा था कि बल्ले का निशान एक्चुअली होना चाहिए। और मेरे ख्याल में, मेरी जाती जो ख्याल है, मेरा एनालिसिस मेरा जाती है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी इंफॉर्मेशन और इंटेल। आई पर्सनली थिंक कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। ओके। और उसको अगर इस तरह अगर किया जाएगा, अगर उसको कोई भी उसके लिए रीजन तलाश की जाएगी, हम्म। तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा वो प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। ठीक है, समझ गए मैं ये राना नहीं साहब। कहता कि हम्म। ज्यादा सीटें निकाल लेंगे या वो हम्म। कोई 2/3 मेजोरिटी निकाल लेंगे बल्ले वाले, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन एटलीस्ट उनका निशान होगा। मौलाना साहब का ये जो इस हवाले से उनका कहना है 3 मुख्तलिफ मकामात का तस्करा और फिर दहशतगर्दी की लहर, इसमें कितनी जान है? और जो मुलाकात उनकी नवाज शरीफ साहब से हुई है, क्या उसमें इंतखाबात के अल्तवा पर भी कोई बातचीत हुई? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको प्लीज इसको दूसरी साइड से मत लीजिएगा, क्योंकि आधा प्रोग्राम आपने टॉम क्रूज पे कर दिया है, ओ सॉरी अकबर एस बाबर साहब पे कर दिया है। तो लेकिन मिशन इम्पॉसिबल। मैंने ये, इसको आप छोड़ दें। एक चीज मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दूं, देखिए जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यस इट इज सीरियस। और कई चीजें ऐसी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शायद नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इज नॉट वेरी स्मूथ, इट्स वेरी वेरी सीरियस। एंड उसकी उसकी हीट जो है
हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइड द बिग सिटीज, और लेकिन सीरियस इश्यूज हैं, सीरियस कंसर्न्स हैं और बहुत सीरियस मसाइल हैं। तो इसको प्लीज लिंक मत कीजिएगा इस डिबेट के साथ कि जनाब अगर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तो इलेक्शन अच्छा राना डिले साहब, नहीं फौज होने की तैनाती क्यों जरूरी है आपके ख्याल में? बाई इलेक्शन ये अभी माजी करीब की बात है, उसमें हमने देखा सियासी जमातें एतराज कर रही थी फौज की तैनाती के हवाले से। फिर कहा गया कि एक फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगा। क्या फौज की तैनाती के बगैर इलेक्शन हो सकता है? देखिए, आपके पास अगर हम इलेक्शन कमीशन में मेरे जरा अच्छे सलाम दुआ है वहां पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इतना स्टाफ नहीं है। अगर हम पूरे पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशंस अगर हम सामने रखें उनकी लिस्ट, तो मेरा जाती ख्याल ये है, जो मेरी वर्किंग है उसमें ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन का बंदा वहां पे तैनात हो सकता है, अगर उसकी मैं एवरेज निकालूं तो। अच्छा। तो अगर मैं एवरेज निकालूं उसकी, तो हर पोलिंग स्टेशन पे अगर एक इलेक्शन कमीशन का अगर वहां पे बंदा डिप्लॉय हो सकता है, तो हाउ कैन यू गो फॉर इलेक्शंस विदाउट द सपोर्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, या फॉर दैट मैटर आर्मी के बगैर आप कैसे करवा सकते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इट्स वेरी सीरियस, और उसको लोग सीरियसली शायद ले इसलिए नहीं पा रहे कि उनको नहीं पता कि इसकी ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इसकी सीरियस है। हाँ, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो 3 पॉइंट्स जो रेज किए हैं, 3 आइडेंटिफाई किए हैं जगह जोन सी, वो पहली दफा उन्होंने कोई अच्छी बात कर ली है, लेकिन वो 3 जो आइडेंटिफाई किए हैं जगह, वाकई ही वहां पे केपीके के इलाके में वहां पे वाकई ही प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाकई ही है। और मुझे तो हैरत हो कि ना डीजल की प्राइस ऊपर हुई ना नीचे हुई, लेकिन मौलाना साहब ने बात बड़ी अच्छी कर दी। अच्छे आदमी है, पुराने आदमी है, और जो बात आप कह रही हैं कि उनकी जो मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से, और वहां पे कोई डिले का मसला पैदा हुआ क्या या डिस्कस डिस्कशन हुआ? हुई, आई हैव नो क्लू, आई हैव ओके, नो क्लू वहां पे डिस्कस हुई है ये चीज या नहीं हुई। ठीक है। लेकिन ये बात जरूर मुझे पता चली है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केपीके में हुई है। अब ये नहीं है कि मौलाना साहब एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मौलाना साहब एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहे। मौलाना साहब इलेक्शनों से भागने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहे। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जरूर खराब है। हाँ, ठीक है। उन 3 इलाकों के अलावा अगर मौलाना साहब भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन से, तो वो उस पर डिस्कशन हो सकती है। उसको मतलब कि हम एक एक स्टेप में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इज वेरी सीरियस।